जी तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था थॉमस एक्विनस को, जो कि मेडिवियल क्रिश्चियन फिलोसोफर थे, थॉमस एक्विनस। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डन स्कॉटस को। क्या नेम है? डन स्कॉटस। ये उसके बाद आया था और इसका जो इरा है वो 1266 से 1308 सीई का इसका इरा है बनता। और इसकी फिलोसफी जो है वो बेसिकली कह लें आपके थॉमस एक्विनस की फिलोसफी से इंस्पायर्ड भी थी काफ़ी हद तक, और उस पर उसने क्रिटिक भी किया। सारी बात है, फिर अगर क्रिटिक नहीं करेगा तो फिर उसकी फिलोसफी कैसे बनेगी कोई? अगर मैं किसी फिलोसफर की सारी फिलोसफी से एग्री करता हूँ तो मैं फिलोसफर कैसे हुआ? मैं तो एग्री करने वाला हुआ ना, उसका फॉलोअर हुआ। तो उसने कुछ डिसएग्री भी किया, क्रिटिक भी किया, जिसकी वजह से हम उसको एक अलग फिलोसफर कहते हैं। अरिस्टोटल पर भी उसने तनकीद की, उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो बेसिकली आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डन स्कॉटस के बारे में। अच्छा, सबसे पहली जो उसके बारे में बात मैं जो करना चाहूंगा, थॉमस एक्विनस ने जो बात की थी उसका उसने रिबटल किया था, वो हम पहले जान लें कि क्या कहा था थॉमस एक्विनस ने, ताकि आपको रिकैप कर दूं, रिमाइंड कर दूं। तो थॉमस एक्विनस ने कहा था कि जो इंसानी दिमाग है ना, जो इंसानी माइंड है, वो कभी भी उस लेवल तक नहीं जा सकता, उस मनहज तक नहीं जा सकता, उस महराज तक नहीं पहुंच सकता कि वो खुदा को पहचान सके या खुदा को की वजूद की दलील दे सके। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान जो है खुदा के वजूद की दलील दे सके परफेक्टली, और खुदा को ना परफेक्टली डिफाइन कर सके। वो कर ही नहीं सकते। इंसान का जो इल्म होता है ना, वो महदूद है। मैं भी इसी पर बिलीव करता हूँ कि हम कभी भी अल्लाह ताला को डिफाइन ही नहीं कर सकते। हम उसकी तारीफ या उसके जो औसाफ हैं, या वो कैसा है, उसकी शान, वो कैसा अपनी शान में है, वो उसके क्या मामलात हैं, उसने किस तरीके से दुनिया को बनाया, जो सब चीज़ें हैं ना, वो उससे मंसूब है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह नूर है, अल्लाह फलां है, अल्लाह ये नहीं। वो जो है, जैसा है, हमारी तसव्वुरात से भी बाहर है। हाँ, उसने जो हमें कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर उसने हमें बताया, वो सिर्फ एक इंसानी माइंड को जितना जितनी उसका नॉलेज है उसके मुताबिक उसको समझाने के लिए था। ठीक है। अब जैसे किसी हदीस कुदसी में है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं, जब एक इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम चल के जाता हूँ। अब यहाँ पर ये वो वाले 10 कदम अल्लाह चल के नहीं जाता, ये रूहानी कदम है। ये उसकी शान के लायक है, वो जिस तरीके से आता है। ठीक है। तो ये बात है कि हम खुदा ताला को जान नहीं सकते परफेक्टली उस तरह से जिस तरीके से वो है अपनी जात में ना। तो ये थॉमस एक्विनस का कहना था। लेकिन डन स्कॉटस ने इसका रिबटल किया। उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने एक यूनिवर्सिटी थ्योरी दी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी, UNIVOCITY, यूनिवर्सिटी थ्योरी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज है ना, जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया है, उसी नॉलेज के अंदर ही खुदा चूंकि हर चीज पर कादिर है, तो उसने वही नॉलेज इंसान के जहन में इनकलकेट किया जिस नॉलेज से वो उसको पहचान सके। और हमारी जो जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने अल्लाह को पहचानना है, गॉड को पहचानना है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो गॉड जो है वो आपको एक ऐसा इल्म दे, ऐसा नॉलेज दे जिसमें वो खुद डिफाइन ना होता हो। तो ये उसने इसका रिबटल किया था, डन स्कॉटस ने ना। सेकंड, उसने लॉ ऑफ कॉजेलिटी पे बात की थी। लॉ ऑफ कॉजेलिटी पे बहुत से फिलोसफर्स ने बात की, तो उसने भी अपना साथ एडिशन कर दी। वो भी लॉ ऑफ कॉजेलिटी का मानने वाला था, तो उसने ना उसको थोड़ा और एंगल से बयान किया। बाकी सब क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि अगर कोई कॉज है तो कॉज इफेक्ट क्रिएट करेगा। कोई फैक्टर हुआ है तो उसका कोई कॉज तो होगा ना। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेरे हाथ में सिर्फ बॉल पॉइंट है, मैं अगर इस बॉल पॉइंट को तोड़ूंगा तो ये बॉल पॉइंट टूटने का जो इफेक्ट है, इसका कॉज कौन है? वो मैं हूँ। वो मेरी एनर्जी ने उसको तोड़ा है। तो हर इफेक्ट का कोई कॉज होता है। कोई भी इफेक्ट दुनिया में पेश आता है, अंडा टूटता है तो किसे टूटता है? किसी ने तोड़ा ही होगा ना, तो वो कॉज हो गया इसका। तो हर चीज का कोई ना कोई कॉज है, हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज है। तो अब अगर हम किसी भी चीज को ले लें, बॉल पेन को ले लें, बॉल पेन को किसने बनाया? इसका कॉज क्या है? इंसान है। अच्छा, इंसानों को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। तो अब इस चीज़ से कश करते 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 हम गॉड तक पहुंचते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ कॉजेलिटी से गॉड को डिस्क्राइब करना होता है। और लेकिन
उसने इसको किस एंगल से बयान किया, वो इस एंगल से बयान किया कि उसने कहा कि अगर हम अरेंजमेंट्स ऑफ द इफेक्ट एंड कॉज देखें तो वो बहुत प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज है कि उसमें एक भी अपनी जगह से हटा हुआ नहीं हुआ है। गॉड है, उसके बाद वो उसने इफेक्ट्स पैदा किए, उस इफेक्ट्स ने आगे मजीद इफेक्ट्स पैदा किए, उस इफेक्ट्स ने आगे मजीद इफेक्ट्स पैदा किए। दुनिया में मल्टीपल और थाउजेंड मिलियंस ऑफ इफेक्ट्स हैं, और हर इफेक्ट दूसरे इफेक्ट से अटैच है, हर इफेक्ट दूसरे इफेक्ट से जुड़ रहा है, ठीक है, किसी न किसी से कनेक्ट हो रहा है, और बड़े ही प्रिसाइज और फुल अरेंजमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये तब ही मुमकिन हो सकता है कि जब इसको करने वाला खुदा हो, गॉड हो। तो इसने लॉ ऑफ कॉजेलिटी उसी तरह इस अरेंजमेंट के एंगल से जो है ना वो पेश किया। और थर्ड उसने ट्रिपल प्राइमेसी की बात की। उसमें वो कहता है कि तीन उसने जो प्रोसेस बताए, उसने कहा देखिए अगर हम यूनिवर्स को देखें, ट्रिपल प्राइमेसी ये इसका जो है वो नेक्स्ट, मैं उसका पॉइंट बयान कर रहा हूँ। उसमें वो तीन तरह की स्टेजेस बताता है, कहता है अगर हम ये पूरी यूनिवर्स को लें कि ये बनी कैसे सारा, उसमें तीन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट कॉजेलिटी, फर्स्ट इफेक्ट कॉजेलिटी, जो कॉज था, पहला इफेक्ट और कॉज था, सॉरी फर्स्ट एफिशिएंट, सॉरी इफेक्ट नहीं, फर्स्ट एफिशिएंट कॉजेलिटी, जो पहला कॉज था और एफिशिएंट कॉज था, कोई ना कोई जो जिस जो कॉज था इस दुनिया की, इस यूनिवर्स के बनने के इफेक्ट का। यूनिवर्स क्या है, एक इफेक्ट ही है ना। यूनिवर्स क्या है, एक इफेक्ट है, किसी ने इसको क्रिएट किया या किसी ना किसी का इफेक्ट हुआ, तो थीसी मानते हैं कि ये इफेक्ट है दुनिया। अब इस इफेक्ट का जो कॉज है ना, फर्स्ट एफिशिएंट कॉजलिटी, मतलब पहला कॉज है एक वो, और उसके बाद इस यूनिवर्स का दरमियाना जो प्रोसेस है ना वो है प्री एमिनेंस, मतलब जो इस सारी यूनिवर्स को चलाने में मदद फोर्सेस दे रही हैं, जो फोर्सेस इस यूनिवर्स को चला रही हैं, जो फोर्सेस यूनिवर्स को बरकरार रखे हुए हैं। आप दुनिया भर में देख लो, आपको मुख्तलिफ तरह किस्म की फोर्सेस नजर आएंगी कि जो कि प्लेनेट अर्थ को फॉर एग्जांपल, कौन सी चीजें जो एस्टेरॉइड से बचा रही हैं। हजारों साल पहले डायनासोर भी थे ना, एस्टेरॉइड जमीन से टकराया, फना हो गए डायनासोर। लेकिन इंसान यहाँ पर अपना सर्वाइवल बनाए हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या है? एस्टेरॉइड आता है, जुपिटर अपनी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए एस्टेरॉइड को पुशअप कर देता है। वो एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ से परे होकर निकल जाता है, हम बच जाते हैं। अगर हम इस दुनिया को देख लें, बाहर चले जाए ना ही भी जाएं, इस दुनिया को देख लें, तो आप देखिए किस तरीके से फाइन ट्यून्स के जरिए पूरी दुनिया, एक एक फाइन ट्यून के जरिए ना, पूरी पूरी एंगल के जरिए, पूरे मेजरमेंट के जरिए अपने अरेंजमेंट के अंदर है। एक फाइन ट्यून भी हिल गया ना, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी हमारी। एक फाइन ट्यून भी अगर हिल गया, अगर आप जानना चाहते हैं फाइन ट्यून के बारे में, बड़ी लंबी डिटेल है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा उसको। मैं वो बयान करना स्टार्ट किया तो हम और तरफ निकल जाएंगे, लेकिन इतना बता दूं कि ये दुनिया छोटे से फाइन ट्यून्स के जरिए अरेंजमेंट में है। एक फाइन ट्यून हिला, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। वो कौन है जो इनको बरकरार रखे हुए हैं, इनको मेजरमेंट दिए हुए हैं? फिर फोर्सेस देखें आप इस कायनात दुनिया की, कि जो प्लेट्स हैं जिनके जरिए वो, टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके जरिए वो जलजला आता है, इनके हिलने की वजह से, जिनके जो कि हिलने की वजह से जलजला आता है इनके, वो बरकरार हैं। कोई मतलब कि सालों बाद जाके एक जलजला आता है किसी एक जगह पर। वैसे तो इस जो अर्थ है उसमें एक सेकंड में 5 जगह जलजले आते हैं, लेकिन वो इतने मिनिमम लेवल पे होते हैं कि हमें फील ही नहीं होते, इतने मिनिमम लेवल पे होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो वाला जलजला जो तबाही लेकर आता है। आप अगर हिस्ट्री में चले जाए ना, तो आपको इतने जलजले नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, बहुत ज्यादा कम मिलेगी। उसकी वजह ये थी कि इंसानों को पता नहीं था कि टाइटैनिक प्लेट्स को हिलाना कैसे कैसे। आज इंसानों को पता चल गया है। होता क्या है कि जैसे कि टर्की के अंदर आने वाले जलजले के पीछे इसराइल था, अर्थक्वेक जो टर्की में शदीद किस्म का आया। तो क्या होता है कि आजकल की दुनिया की का तौर तरीका ही बदल गया है।
मिसाइल शिजाइल ना भी हो तो आप टाइटैनिक प्लेट्स हिलवा दें, वो कंट्री में नजर आ जाएगा। तो डेट वाज अ प्रॉब्लम कि प्रोटोनिक प्लेट्स हैं, टाइटोनिक प्लेट्स हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन में मुझे कह रहा गलती कर रहा हूँ, बहरहाल लेकिन आप देख लीजिएगा। तो उसमें ये है कि अब देखिए किस तरीके से वो मल्टीपल फोर्सेस दुनिया को बरकरार रखे हुए हैं, दुनिया को मेजरमेंट में रखे हुए हैं। तो वो उसकी बात कर रहा है कि अच्छा, ट्रिपल प्राइमेसी उसने कहा कि ये एक प्री एमिनेंस है जो कि इन फोर्सेस हैं जो इस कायनात को बरकरार रखे हुए हैं। एक क्या थी पहली, फर्स्ट एफिशिएंट कॉजलिटी जो अल्लाह है, कॉज है जो पहला एफिशिएंट, गॉड है वो। और उसके बाद ये फोर्सेस हैं जो भी गॉड की फोर्सेस हैं वो भी गॉड ही है। और उसके बाद होगा फाइनल कॉजलिटी, आखिरी कॉज, वो भी गॉड ही है, जो कि बाद में क्यामत आएगी और सब हिसाब किताब होगा। तो कहता है ये यूनिवर्स की ये तीन स्टेप्स हैं। अच्छा, अब आपको क्रिश्चियन फिलोसफर्स ना ट्रिपल चीजों, तीन तीन की अदद से चीजें जोड़ते हुए बहुत नजर आएंगे, ट्रिपल प्राइमेसी, ट्रिपल कॉजैलिटी, ट्रिपल फलां। उसके पीछे पता है आपको क्या मतलब है, वजह है? उसके पीछे वजह ये है कि ये आपको पता ही है कि तीन के अदद इनका बड़ा मुकद्दस अदद है, खुदा, बेटा और बेटी। वही जो हजरत ईसा मरियम और खुदा के बारे में जोड़ते हैं कि तीन खुदा। तो इसलिए आपको ज्यादा मिलेंगे, इनमें ट्रिपल चीजें मिलेंगी, ट्रिपल चीजों की अदद से ना जोड़ते हैं चीजों को। खैर हम आते हैं आगे, क्रिटिक ऑन दी हिल्फोमॉर्फिक थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने जो हिल्फोमॉर्फिक थ्योरी दी थी उस पर भी जनाब साहब ने क्रिटिक किया था। डन स्कॉटस ने उस पर भी क्रिटिक किया था। क्या क्रिटिक किया था वो बात कर लेते हैं। पहले तो आपको जानना जरूरी है कि हिल्फोमॉर्फिक थ्योरी थी क्या। वो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी थॉमस एक्विनस के, लेकिन रिमाइंड करवा देता हूँ। जो अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने हिल्फोमॉर्फिक थ्योरी दी थी वो थी क्या, बेसिकली वो ये थी कि ये जो दुनिया है ना, उसकी हर एक चीज मैटर से बनी है, और उसकी कोई ना कोई फॉर्म है, और उसकी कोई एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज है, एक एसेंशियल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एक एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज हैं। एसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या है कि जिन प्रॉपर्टीज के निकल जाने के बाद वो चीज अपने आप में वो चीज नहीं रहती। मिसाल के तौर पे मैं एक टेबल का जो ऊपर वाला सरफेस होता है जिसके ऊपर हम चीज रखते हैं, जिसके ऊपर हम उसकी अपना किताबें रखते हैं, वो मैं, वो जो फ्लैट ऊपर एक बोर्ड होता है वही हटा दूं तो वो टेबल कहलाएगा क्या? नहीं। सो ये उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं उस टेबल जो कि ब्राउन का मेरे सामने टेबल पड़ा हो, तो मैं उस टेबल की कलर को ब्राउन से ब्लैक कर दूं, तो क्या वो टेबल टेबल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हाँ, कलर चेंज हो गया उसका। अब कलर क्या है? उसकी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी है जो उसके साथ एक्सीडेंटली जुड़ गई, लेकिन उसके होने की वजह से वो टेबल नहीं है। अब मैं अगर चारों टांगे काट दूं टेबल की, अब वो टेबल नहीं रहा। तो वो इसका वो चार टांगों पे खड़े होना, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सीडेंटल नहीं, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। एसेंशियल प्रॉपर्टी जो जरूरी होती है, एसेंशियल चीज होती है। जो एक्सीडेंटल, जो एक्सीडेंटली जुड़ जाती है। सो अब जो उसने हिल्फोमॉर्फिक थ्योरी, ये है सब बेसिकली, ठीक है ना, कि एक सब्सटेंस, कोई भी दुनिया में चीज है वो सब्सटेंस से बनी हुई है, उसकी कोई ना कोई शक्ल है, कोई ना कोई फॉर्म है, और उसकी एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी, कुछ एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस पर क्रिटिक क्या किया डॉन स्कॉटस ने? उसने कहा कि आप इससे, आपका ये कहना कि हर चीज सब्सटेंस से बनी है, चलो एक्सीडेंटल एसेंशियल प्रॉपर्टी को तो मान लेते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि हर चीज एक सब्सटेंस से बनी है और हर चीज की कोई ना कोई फॉर्म है, इस बात से वो कहता था मैं एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि फरिश्ते फिर कैसे बने हैं, क्योंकि फरिश्ते तो मैटरलेस होते हैं, फरिश्ते तो सब्सटेंस लेस होते हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं होती। वो नूर के होते हैं, नूर की क्या फॉर्म होती है? कुछ नहीं। तो वो इस बात पे करता है कि आप इसको हर जगह फिट नहीं कर सकते। हाँ, जो फिजिकल चीजें होती हैं, लाइक सब्सटेंस जो होता है, मतलब टेबल, चेयर, पेन, ये सब कुछ जो हम जिसको फिजिकली असेस कर पाते हैं, ये सब कुछ के बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन फरिश्तों के बारे में फिर क्या? ये सेम बात थॉमस एक्विंस ने भी की थी, तो उसको उसने अग्रीमेंट किया था इसके साथ। और एग्रीमेंट करने के बाद इसमें थोड़ा एडिशन की थी कि फिर फरिश्तों की तो कोई फॉर्म नहीं है ना। थॉमस एक्विंस ने कहा था फरिश्तों की कोई एसेंशियल और एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज नहीं होती। लेकिन डन स्कॉटस ने कहा था फरिश्तों की कोई फॉर्म और सब्सटेंस नहीं होता, तो आप इसको फरिश्तों से कैसे जोड़ेंगे? उसने इसलिए कहा कि एरिस्टोटल की
ये जो थ्योरी है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। फिर उसके बाद उसने एक थ्योरी दी, क्रिटिक किया एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ द साउल के ऊपर। एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ द साउल क्या है? एरिस्टोटल ने कहा था कि जब इंसान मरता है ना, तो उसकी रूह भी उसके साथ मर जाती है, उसकी रूह भी उसके साथ ही फना हो जाती है। और फना होने के बाद उस रूह के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उसी रूहों के साथ जाके नई रूह बना देते हैं। इसकी वजह से जब हम कोई किसी और आदमी को देखे तो हमें लगता है कि यार ये मुझे जाना जाना लगता है, पहचाना पहचाना लगता है। उसने वो लगा कि बात प्रॉपरली बात की थी, लेकिन उसका मेन बात करने का मकसद ये था कि इंसान के साथ उसकी रूह भी मर जाती है। इस पर डन स्कॉटस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो तो बिलीवर था, वो तो क्रिश्चियनिटी में बिलीव कर रहा था ना। तो उसने कहा कि रूह नहीं मरती और वो अल्लाह के हुजूर पेश होती क्या दिन। उसका उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा देखें, ये जो अरिस्टोटल का ये कहना है ना कि जिस्म के साथ रूह भी मर जाती है, इसका उसके पास कोई दलील नहीं है। कैसे दलील नहीं है? कि रूह एक अलग चीज है जो कि एक्सटेंडेबल नहीं है, और जो कि कह लें कि मैटरलेस है। ठीक है, मैटरलेस है, वो सब्सटेंस की नहीं बनी हुई है, मैटरलेस चीज है एक, जो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो नजर भी नहीं आती। तो रूह एक अलग चीज होती है, जिस्म अलग चीज होती है। जिस्म जैसे मरता है, रूह नहीं मरती। ये वो इससे अलग चीजें हैं। तो अगर दो इंसान है तो एक इंसान मरता है, दूसरा इंसान नहीं मरता। तो अगर इंसान इंसान दो एक हो सकते हैं और एक मर सकता है दूसरा नहीं मर सकता, तो ये कैसे हो सकता है कि एक बॉडी हो और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, कि इंसान मर जाए और साथ फिर भी मर जाए? तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। ये कहा था डन स्कॉट्स ने। फिर उसने एल्यूमिनेशनिस्ट थ्योरी थी एक, जो कि उस वक्त के सूफी कह लें, क्रिश्चियन सूफीज वगैरह और वगैरह वगैरह जो भी लोग थे, उन्होंने इसको सेंट्स या सूफी कह लें, उन्होंने पेश की थी एल्यूमिनेशनिस्ट थ्योरी, जिस पर क्रिटिक किया था और इसको मानने से इनकार कर दिया था डन स्कॉटस ने। उन्होंने कहा कि देखें, जो खुदा का नूर है ना, वो इल्म है। जब इल्म इंसान के जहन में आ जाता है ना, तो इल्म हमें एब्सोल्यूट परफेक्शन की तरफ लीड कर जाएगा, और हम एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट परफेक्शन, एब्सोल्यूट मतलब कि 100% करेक्ट इल्म की तरफ चले जाएंगे। तो डन स्कॉटस ने इस पर डिसएग्रीमेंट किया। उसने कहा वो बात तो ठीक है कि इल्म जो है वो खुदा का नूर होता है, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो परफेक्शन में नहीं होता, क्योंकि एब्सोल्यूट परफेक्शन गॉड होती है। ठीक है, और जो उसने हमें इल्म दिया ना, उसके जरिए हम कुछ ना कुछ निशानियां उसकी हासिल कर सकते हैं, उस तक पहुंचने का रास्ता हम वार कर सकते हैं। लेकिन वो इल्म आ जाने के बाद या जहन में नॉलेज आ जाने के बाद हम कोई गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। गलतियां होती हैं, और उसने कहा ये तारीख से साबित है, एरिस्टोटल ने गलतियां की, फलाफला ने गलतियां की, तो ये तो बिल्कुल ही उसने कहा कि फजूल किस्म की एक थ्योरी दी है। तो इंसान गलतियां करता है और गलतियां इंसान से होती हैं। तो इससे उसने डिसएग्री किया था। फिर उसने स्केप्टिसिज्म पे भी क्रिटिक किया। उसने कहा कि ये जो कहते हैं कि हर चीज पर डाउट करो, अभी दो ऑफशूट्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एक दूसरे के ना, एल्यूमिनेशनिस्ट और दूसरा स्केप्टिसिस्ट। ये दोनों अलग अलग थे। तो ये दोनों को वो कहता था कि ये दोनों एक्सट्रीम वेरिएंट के ऊपर है, वो दरमियान में रहता था अपना ये डन स्कॉटस। वो कहता था कि ये जो स्केप्टिस्ट है ना, जो कहते हैं हर चीज पे डाउट करो, हर चीज पर सवाल उठाओ, हर चीज के बारे में जानो, अपने डाउट से ही चीजों को जान सकते हो, हर चीज को डाउट से ही जान सकते हो। उसने कहा ऐसा नहीं है। मानना कि गलतियां होती हैं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन से चीजों को सीखता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिस तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। वो ये है कि आप गॉड के बारे में नहीं एब्सोल्यूट जान सकते। तो लिहाजा आपको गॉड की एग्जिस्टेंस या बाकी जो चीजें हैं गॉड के हवाले से, आप उस तक एब्सोल्यूट नॉलेज हासिल कर ही नहीं सकते, गॉड को एब्सोल्यूट तरीके से जान ही नहीं सकते। इसमें उसने अपनी ही बात को रिबटल कर दिया था, अपनी ही बात के साथ क्या लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जो यूनिवर्सिटी थ्योरी उसने दी थी, उसी का उसने उल्ट कर दिया काम, जो कि उसको नहीं पता चला लेकिन उसने कर डाला। उसने यहाँ पर क्या कहा कि असल में गॉड के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, फरिश्तों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, इंसानों पर सवाल उठाओ, आसपास के ट्रुथ के ऊपर सवाल उठाओ, लेकिन इन पर सवाल नहीं उठा सकते आप, हर चीज पे डाउट नहीं कर सकते। फिर इसने एक रियलिस्ट थ्योरी दी थी। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि वो फ्री विल पूरी आपको मुख्तलिफ फिलोसफर्स मिलेंगे, उनकी मुख्तलिफ परसेप्शन ऑफ द फ्री विल है। ठीक है, कोई कहता है इंसान के पास पूरा इख्तियार है, पूरी फ्री विल है। कोई कहता है इंसान के पास बिल्कुल भी फ्री विल नहीं है।
बिल्कुल भी फ्री विल नहीं, इवन कि मैं अभी उठ के यहाँ से चाय का कप बनाकर वो भी पीऊंगा, तो वो भी मैं खुद नहीं अपनी फ्री विल से कर रहा, वो भी मैं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से, या कहीं ना कहीं जाके मुझे कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे चाय अच्छी लगी, और मेरे जो अंदर इमोशंस पैदा हो रहे हैं, वो जो एक प्री डिटर्मिन्ड इमोशंस हैं, वो मुझे क्या कहीं जा रहे हैं कि जाके चाय पियो। तो वो कहते हैं कि इंसान के पास बिल्कुल ही फ्री विल नहीं है। और एक नैरेटिव ये है कि इंसान के पास पूरी पूरी फ्री विल है, और एक नैरेटिव है इंसान के पास पार्शियल फ्री विल है, कुछ चीजों में फ्री विल है, कुछ में नहीं है। तो मैं पार्शियल फ्री विल को मानता हूँ। बाकी लेकिन उसने क्या कहा, डन स्कॉट, उसने उसका मानना था कि इंसान के पास पूरी पूरी फ्री विल है, ठीक है, वो इस पे बिलीव करता था। लास्ट उसकी मैं रियलिस्ट थ्योरी बता दूं, जो डन स्कॉट की फेमस थ्योरी है। वो रियलिस्ट था, रियलिज्म को मानने वाला था। तो वो कहता था कि जितनी भी दुनिया में जो चीज हमें ये मानने को, अब दुनिया में मुख्तलिफ तरह के घोड़े हैं, मेरे सामने मुख्तलिफ नस्लों के घोड़े खड़े हैं, मुख्तलिफ उनके कलर्स हैं, उनके बालों का साइज मुख्तलिफ है, उनके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उन सबको मैं घोड़ा क्यों कह रहा हूँ? हालांकि वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किसी का कद छोटा, किसी का उससे थोड़ा बड़ा है, किसी के बाल लंबे, किसी के छोटे हैं, कोई ब्लैक कलर का, कोई ब्राउन कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई रेड कलर का है। मैं सबके सबको घोड़ा क्यों कह रहा हूँ? इट मीन्स इन सब में कोई ना कोई कॉमन चीज है, कोई ना कोई एक कॉमन चीज है जो मुझे ये मजबूर कर रही है कि मैं सबको घोड़ा कह रहा हूँ। तो डेट वाज दी बेसिकली रियलिस्ट थ्योरी ऑफ डन स्कॉटस। ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है थ्योरी ऑफ दी मॉड्स, क्या वो, मोल्ड, थ्योरी ऑफ द मोल्ड्स ऑफ प्लेटो, जो प्लेटो ने दी थी। उसने कहा था कि ये देखें कि एक इमेजिनरी वर्ड होता है, एक रियलिटी का वर्ड होता है, दो तरह के वर्ड होते हैं। वर्ड इन अल्फाज वाला नहीं, दुनिया वाला वर्ड, ठीक है। तो इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सांचे थे, मुख्तलिफ तरह के मोल्ड्स थे, सांचे थे, जो हमने देख लिए थे। अब होता क्या है, जब हम इस रियलिटी के वर्ल्ड में आके स्टक कर गए, तो हम जब घोड़ों को देखते हैं ना, तो हम उन सब घोड़ों को फिट करते हैं उस सांचे के अंदर, जो वो एक सांचा घोड़ों का, जो हमने इमेजिनरी वर्ल्ड में तय कर लिया था, सोच लिया था, समझ लिया था कि ये सांचा, इस सांचे में जो जो फिट होगा वो घोड़ा होगा। तो जब मैं दुनिया में आया, मैंने मुख्तलिफ तरह के घोड़े देखे, मैंने उनको, मेरे माइंड ने सबकॉन्शियसली उनको किस में फिट किया, उन सांचों में, उन मोल्ड्स में फिट किया, और मैंने कहा अच्छा ये घोड़ा है। ये बेसिकली प्लेटो की थी थ्योरी ऑफ मोल्ड्स, ठीक है, और थ्योरी ऑफ इमेजिनरी वर्ड भी कहते हैं इसको। तो वो इसको बेसिकली इससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है ये। तो वो कहता था, बेसिकली कहता था, वो कोई इमेजिनरी वर्ड की बात नहीं करता, लेकिन डन स्कॉटस भी यही कह रहा था बेसिकली कि इनमें से, इन तमाम घोड़ों में कोई ना कोई चीज, एक मेन करेक्टरिस्टिक, मेन चीज ऐसी जरूर है जो इन सबको घोड़ा बना रही है, जो इन सबको मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इन सबको घोड़ा बोलूं, ठीक है। तो डेट वाज बेसिकली रियलिस्ट थ्योरी ऑफ डन स्कॉटस। अच्छा, हमारी थ्योरी खत्म हो, फिलोसफी खत्म हो चुकी है डन स्कॉटस की। नेक्स्ट सैटरडे हम न्यू फिलोसफर पढ़ेंगे, और न्यू फिलोसफी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे आगे मूव ऑन करके, तो तीन चार ही मेडिवियल क्रिश्चियन फिलोसफर्स रह गए हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा मुस्लिम फिलोसफर्स का स्टार्ट हो जाएगा ईरा, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार रोक लेता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर है आप लोगों के तो।